इस्लाम इतना सिंपल रिलीजन, ये मौलानाओं की बात मत करो। जैसे पुरोहितों की, किसी भी प्रीस्ट से की नजर से अगर रिलीजन को देखोगे तो रिलीजन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो चाहे हिंदू प्रीस्ट हो, चाहे मुस्लिम प्रीस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन प्रीस्ट हो। जब भी तुम रिलीजन को किसी प्रीस्ट की नजर से देखोगे तो रिलीजन बहुत टफ हो जाएगा। अरे भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, मिले नहीं कबीर को, ऐसे ही मिले। संत रविदास को मिले नहीं, गुरु नानक देव जी को मिले नहीं, भगवान ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन प्रीस्ट की नजर से रिलीजन को मत देखना। तो फिर प्रीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट अगर नहीं होगा तो सोसाइटी, प्रीस्ट का भी अपना रोल है, पर प्रीस्ट डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। प्रीस्ट होना चाहिए पर वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डोमिनेंट होगा तब दिक्कत पैदा कर देगा। अब्दुल नबी, अकबर के समय का अब चीफ सदर अब्दुल नबी, ये अब्दुल नबी अकबर के समय का चीफ इमाम थे। अकबर आता दरबार में, इसकी चप्पल ऊपर उठाता। तब तो डेमोक्रेसी थी नहीं कि वोट के चक्कर में उसने इबादत खाना खोला था। तो इबादत खाना में एक तरफ अबुल फजल के अब्बा बैठे थे शेख मुबारक, एक तरफ ये साहब बैठे थे। शेख मुबारक ने कहा कि औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, इस्लाम बिल्कुल खिलाफ है औरतों के एजुकेशन के। और उसमें झगड़ा हो गया और माँ बहन की गाली हो शुरू हो गई। और इबादत खाना का जो कमरा था वो अकबर के सोने वाले कमरे के बगल में था। रात का 2 बज रहा था, आवाज आनी, गाली गलौज। तो अकबर भागता हुआ आया इबादत खाना में, देखा ही पैजामा वजामा चढ़ा के गाली दे रहे थे। वो इनकी बड़ी इज्जत करता था। मैंने कहा अरे इतनी इज्जत के बाद ये आलम ऐसा। उसने डिसमिस कर दिया इनको, तुरंत ऑन द स्पॉट डिसमिस किया। जैसे उसने अकबर ने इनको डिसमिस किया, इन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अच्छा तुम मेरे खिलाफ फतवा जारी करोगे? तो इसने इनको बुलवाया यमुना में, इलाहाबाद में। ये थे इनके साथ 35 मौलाना और थे। क्या बात करनी है बैठ के। फिर नाव में सब लोग बैठे, बीच नदी में पहुंचे, नाव ही पलटवा दी उसने। वो सब चूड़ीदार पजामा पहने थे, तैर ही नहीं पा रहे। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसके सिक्योरिटी गार्ड लगे थे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए कोई, सब मारे गए। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी कि नाव पलटने से 35 मौलानाओं की मौत। बड़ा रोया अकबर कि पता नहीं कैसे पलट गई। उसने कभी डोमिनेट नहीं होना दिया प्रीस्टली क्लास को अपने राज्य में, कभी नहीं। अब इस्लाम को अपनाना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। ईसाइयत सब एक दूसरे के पैगंबर को मानते हैं। हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत आदम, सब एक दूसरे के पैगंबर, कोई दिक्कत है ही नहीं, अडॉप्ट कर लेंगे वो। दिक्कत मंगोलों ने इस पूरे रास्ते पे कब्जा कर रखा था, बड़ी तबाही मचाई मंगोलों ने। बगदाद, डैमेस्कस सब लूटा, सबको मारा। एक्चुअली मंगोल्स बड़े खतरनाक जाति के लोग। मतलब उनके साथ एक बड़ी जबरदस्त बात यह थी मंगोलों के साथ कि एक ही समय पर वॉर करते करते वो खाना भी खा लेते थे, पीछे मशाक में शराब रखते थे, निकाल के पी लेते थे। सामने वाला ये कर नहीं पाता था। बड़े अच्छे हॉर्स राइडर थे मंगोल्स, बहुत अच्छे। तो वॉर चल रहा है, उनको ब्रेक नहीं चाहिए। वहीं निकाला, 2 पैग लगाया और वॉर चल रही। सामने वाला सन्नाटे में आता है, अरे भैया हम भी लगा ले। वो नहीं, स्पीड और एफिशिएंसी इतनी हाई थी मंगोल्स की। बगदाद मैसेज भेजा हलाकू खान मंगोल ने। बगदाद सोमनाथ शंकर जी का शहर, ऐसे बगदाद अल्लाह का शहर। उसको मैसेज भेजा हलाकू खान ने, बगदाद 100 टन सोना चाहिए। खलीफा ने कहा इधर मत देखना, अल्लाह का शहर है। फिर उल्टी सीधी बात की, हम पैसा मांग रहे हैं, तुम हमको अल्लाह अल्लाह बता रहे हो। सब रिलीजन मत लाओ बीच में। बहुत मारा उसने बगदाद में घुस के, ड्रैग किया खलीफा को वहां की सड़कों पे। इतने खतरनाक थे मंगोल। बस एक ही चीज थी उनको, एक ही चीज ने फिर परास्त किया, द डिस्कवरी ऑफ गन। जो बंदूक खोदी गई थी ना, इन्हीं के लिए कि दूर से मारो इनको बैठ के। क्या एक्चुअली हुआ क्या कि कीव का एक राजकुमार था जलालुद्दीन मंगवरानी। तो जब इन लोगों ने कीव को ध्वस्त किया मंगोलों ने, तो जलालुद्दीन मंगवरानी इंडिया भाग आया। उस वक्त इंडिया में शासन था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ने, अब वो जलालुद्दीन मंगवरानी इंडिया आया कि भाई मैं मुसलमान और इल्तुतमिश मुसलमान, तो मुसलमान मुसलमान के नाते ये मुझे शेल्टर दे देगा। इल्तुतमिश ने कहा नहीं यार, तुम्हें यहाँ का मौसम सूट नहीं करेगा। मतलब तुमको सूट करता है भाई, तुम भी तो सेंट्रल एशियन हो, जब तुमको सूट करता है उसको कहीं नहीं सूट करेगा। तो चूंकि उसने जलालुद्दीन मंगवरानी को शेल्टर नहीं दिया था, इसलिए चंगेज अंदर नहीं आया। 6 अटैक हुए थे उसके टाइम मंगोलों के। पर तब तक देखो शुरू, अगर मंगोल चंगेज अंदर आ जाता ना, तो सल्तनत जस्ट पैदा हुई थी, सब उखाड़ फेंकते सल्तनत। लेकिन बलबन के समय तक पहुंचते पहुंचते सल्तनत स्टेबल होने लगी। उनके सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तब तक कोई मंगोलों का इतना बड़ा राजा बचा भी नहीं था।
फिर इला खान हलाकू ने उसका एम्बेसडर भेजा था बलबन को। बलबन के पास कोई परमानेंट सेना ही नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी थी ही नहीं, उसके 10,000 बॉडीगार्ड्स थे, ब्लैक्स, नंगी तलवार लेके चलते थे उसके साथ। तो जब उसके एम्बेसडर आए बलबन के कोर्ट में और जब देखा कि 10,000 बॉडीगार्ड चलते हैं, तो उन्होंने फिर हलाकू को मैसेज भेजा कि बहुत डेंजर आदमी है, इसके पास 10,000 तो बॉडीगार्ड है, जबकि सेना थी ही नहीं। उनको पता ही नहीं चल पाया कि इसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। उन्होंने सोचा कि 10,000 बॉडीगार्ड है तो कम से कम 20 लाख की सेना होगी। हंसता था नहीं वो दरबार में, कभी कभी नहीं हंसता। और ये लोग आए, उसी वक्त एक आदमी का सर कलम करवा दिया दरबार में, खर्च का सर उड़ा दो। तो इन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भैया? बोले सर कपड़ा सुल्तान को पसंद नहीं आया। तो इन लोगों ने मैसेज भेजा कि बहुत डेंजर है, बहुत संगी आदमी है, 10,000 बॉडीगार्ड है। तो बोले कोई बात नहीं, उधर जाना ही नहीं। अलाउद्दीन के समय हमला हुआ, पकड़े हमले हुए, 6 हमले हुए, लेकिन उसने फिर अपनी ताकतवर सेना बना रखी थी और फिर सबसे काबिल जनरलों को नॉर्थ वेस्ट में रखता ही।